अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमने देखा था कि वो हमारे पास जनरलाइजेशन है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और वो हमें ये बताता है कि किस तरह हीट एंड मैकेनिकल वर्क एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है, वो हमें ये बताता है कि हीट और मैकेनिकल वर्क जो है वो इंटर कन्वर्टेबल है। मतलब हीट जो है वो वर्क में चेंज हो सकती है, वर्क जो है वो हीट में चेंज हो सकता है। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमें ये बताता है कि एनर्जी किस तरीके से यूज़फुल वर्क के अंदर कन्वर्ट होती है, तरीका बताता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमें जो है ना ये बताता है कि एनर्जी और वर्क इंटर कन्वर्टेबल हैं और एनर्जी कंजर्व करती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमें बताता है कि किस तरीके से वो यूज़फुल वर्क में हीट चेंज हो जाती है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की एक्चुअली बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। तो आपके पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कैन बी स्टेटेड इन अ नंबर ऑफ फॉर्म, मतलब आप उनको बहुत सारे तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। वो हर स्टेटमेंट जो है ना वो कोई ना कोई एक्सपेक्ट जो है आपके पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का एम्फसाइज़ कर रही होती है। मतलब हर स्टेटमेंट जो है वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर एक्सपेक्ट जो होता है इस लॉ का, उस पर एम्फसाइज़ कर रही होती है। और लेकिन वो सब डेफिनेशन आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही हैं। तो जो दो सबसे ज़्यादा कॉमन डेफिनेशन जो यूज़ होती हैं, एक तो लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट है। तो लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन ऑपरेटिंग कॉन्टीन्यूसली इन अ साइकिल। मतलब ऐसा हीट इंजन कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है ऑपरेटिंग कॉन्टीन्यूसली, जो ऑपरेट कर रहा हो कॉन्टीन्यूसली इन अ साइकिल विच टेक्स, जो कि हीट ले फ्रॉम अ हॉट रेजरवायर जो कि हायर टेम्परेचर में है, और कुछ जो है वो सारी की सारी हीट जो है वो वर्क में चेंज कर दे, और कोई भी हीट जो है वो कोल्ड रेजरवायर या सिंक को ट्रांसफ़र ना करे। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपके पास जो हीट सोर्स जो हाई टेम्परेचर पे है और जो हीट सिंक लो टेम्परेचर पे है वो असेंशियल हैं, वो दोनों ज़रूरी हैं अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं हीट को इनटू मैकेनिकल वर्क। हीट जो है वो कम्प्लीटली जो है वो यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती ड्यूरिंग अ कम्प्लीट साइकिल। हीट इंजन को लाजमी कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करनी है फ्रॉम हीट सोर्स, उसका कुछ पार्ट जो है उसने मैकेनिकल वर्क में करना है चेंज, और कुछ जो है जो रिमेनिंग होगी वो उसने हीट सिंक को ट्रांसफ़र कर देनी है। तो बेसिकली जो आपका हीट इंजन होता है वो जो भी वर्क परफॉर्म करता है वो लेस होता है एज़ कम्पेयर टू हीट जो वो एब्जॉर्ब करता है। मतलब क्योंकि जो उसने हीट एब्जॉर्ब की उसमें से कुछ अमाउंट वो वर्क में चेंज करेगा, तो कुछ जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा हीट जो है वो टू द सिंक। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो आउटपुट है वो इनपुट से हमेशा कम होता है। आउटपुट क्योंकि हम वर्क को ले रहे हैं तो आउटपुट जो है वो इनपुट से हमेशा कम होता है, या हम ये कह सकते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज़ ऑलवेज लेस दैन 100%। मतलब वो सारी की सारी हीट को वर्क के अंदर चेंज नहीं करता। रोडोल्फ क्लॉज़ेस स्टेटमेंट हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की। ये बता रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। इसमें आपको ये बता रहे हैं कि आप लोग कोल्ड से हॉट बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते विदाउट वर्क। मतलब कि आपके पास, जैसे आपको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमें ये बताता है कि वो इक्विवेलेंट, मतलब क्या है कि हीट एंड वर्क जो है वो इंटर कन्वर्टेबल हैं और ये इक्विवेलेंट हैं, बस ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। तो और जो सेकंड लॉ है वो हमारे पास इस बात से कंसर्न करता है कि हीट किस तरीके से वर्क में चेंज होती है। तो फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस द फर्स्ट लॉ फॉरबिड्स गेटिंग मोर वर्क आउट ऑफ इंजन दैट द हीट पुट इनटू इट। तो वैसे फर्स्ट लॉ ऑफ जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, और वो हम उस एनर्जी हमारे कंजर्व होनी चाहिए। तो उसका फर्स्ट लॉ हमें इस बात को अलाउ नहीं करता कि कोई भी जो सिस्टम है या साइक्लिक प्रोसेस है उसके अंदर जो है वो वर्क ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू अ हीट जितनी वो एब्जॉर्ब करे। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हीट जितनी एब्जॉर्ब किया उससे ज़्यादा वर्क जो है किसी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर परफॉर्म हो जाए। तो जो सेकेंड लॉ है वो हमें ये बताता है कि जो वर्क होता है किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर वो हमेशा जितनी हीट एब्जॉर्ब की जाती है उसके मुकाबले में कम ही होता है। तो और ये जो हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की ये जो दूसरी स्टेटमेंट्स है रोडोल्फ क्लॉज़ेस स्टेटमेंट, ये भी हमें यही बताता है कि आपके पास इम्पॉसिबल है कि आप कोल्ड रेजरवायर से हॉट रेजरवायर की तरफ हीट को ट्रांसफ़र कर दें विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी।
मतलब ऐसा नहीं हो सकता है वर्क, मतलब आप कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं कर रहे और वैसे ही हीट जो है वो कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा एंट्रोपी है, और जो कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी है वो इंट्रोड्यूस कराया था टू द स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक बाय रडोल्फ क्लॉसेस इन 1856, और ये बेसिकली आपको क्वांटिटेटिव बेसिस देता है, मतलब ये भी बेसिकली सेकंड लॉ को अंडरस्टैंड करने में आपको ज़्यादा हेल्प देता है। और ये एक और वेरिएबल हमें प्रोवाइड करता है, जैसे हमने स्टेट वेरिएबल्स डिफरेंट पढ़े हैं जो कि हमारे पास सिस्टम की स्टेट के बारे में बताते हैं, इस तरीके से यहाँ से हमें एक और वेरिएबल मिलता है, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एक वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है स्टेट वेरिएबल, इसी तरह ये भी स्टेट वेरिएबल है। तो अगर किसी भी कोई भी सिस्टम जो है उसके अंदर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है और उस रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान अगर वो कोई हीट डेल्टा क्यू एब्जॉर्ब कर रहा है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, तो उसका एक स्टेट वेरिएबल है जिसके अंदर इंक्रीज़ आएगा, उस स्टेट वेरिएबल को एंट्रोपी कहते हैं। तो चेंज एंट्रोपी किसके बराबर होगा, जितनी अमाउंट ऑफ हीट उसने एब्जॉर्ब की है इन रिवर्सिबल प्रोसेस डिवाइडेड बाय दैट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जैसे पोटेंशियल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी होती है, तो इसी तरह हमारे पास चेंज एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चेंज इन एंट्रोपी जो है वो पॉजिटिव होता है जब हीट सिस्टम में ऐड होती है, और ये नेगेटिव होता है जब हीट जो है वो सिस्टम से रिमूव होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास हीट जो है वो किसी हॉट रिजर्वायर से किसी ऑब्जेक्ट जो टेम्परेचर T1 में है उससे जो है अगर आप का सिस्टम ने हीट थ्रू अ कंडक्शन एब्जॉर्ब किया है, या जैसे सपोज मिसाल के तौर पे आपके पास एक कंडक्शन रॉड है जो कि हीट रॉड है मेटल का बना हुआ, जो कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम अ हॉट रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर T1 था, और एक कोल्ड रिजर्वायर जो है जिसका टेम्परेचर T2 है, और वो उसका टेम्परेचर जो है वो एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर T1 था वो कम है। बल्कि हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर हम इसका नाम नहीं देते, मैंने आपकी बुक में सिंपल रिजर्वायर्स का एक रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर T1 है, एक रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर T2 है, और एक कंडक्शन रॉड है जो कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम अ रिजर्वायर विच इज़ एट टेम्परेचर T1, और वो फिर आपके पास हीट को जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है टू द सेकेंड रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर T2 है। तो आपके पास जो दोनों ऑब्वियसली जो T1 है टेम्परेचर पे जो रिजर्वायर है वो अपनी कुछ हीट लूज़ कर रहा है, और जो T2 टेम्परेचर पे रिजर्वायर है वो कुछ हीट गेन कर रहा है, तो दोनों की एंट्रोपी के अंदर चेंज आएगा। तो जो रिजर्वायर हीट लूज़ कर रहा है तो उसका जो एंट्रोपी में चेंज है वो नेगेटिव आएगा क्योंकि उसने हीट लूज़ की है, और या उसकी एंट्रोपी डिक्रीज़ करेगी, और जो है चेंज एंट्रोपी उसका नेगेटिव होगा। और जो सिस्टम जिसका टेम्परेचर जिस पे हीट जा रही है, जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी जो है वो एंट्रोपी इंक्रीज़ करेगी। तो हम कहेंगे कि अगर सपोज मिसाल के तौर पे क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज़ की है रिजर्वायर ने जो टेम्परेचर T1 पे था, तो उसकी एंट्रोपी डिक्रीज़ हो जाएगी बाय Q/T1। और अगर Q अमाउंट ऑफ हीट जो है वो दूसरे रिजर्वायर ने एब्जॉर्ब की है जो टेम्परेचर T2 पे है, तो फिर आपके पास इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज़ कर जाएगी बाय Q/T2। तो Q तो दोनों केसेस में सेम है, मतलब जितनी हीट जो है वो एक रिजर्वायर ने रिलीज़ की है उतनी ही दूसरे ने एब्जॉर्ब की है, लेकिन T1 और T2 दोनों डिफरेंट हैं क्योंकि T1 इज़ ग्रेटर दैन T2। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो Q/T1 जो है वो लेस दैन हो जाएगा Q/T2 के, या Q/T2 जो है वो ग्रेटर दैन Q/T1। तो बेसिकली एज T1 इज़ ग्रेटर दैन T2, तो 1/T1 विल बी लेस दैन 1/T2। तो अगर दोनों साइड पे मैं Q से मल्टीप्लाई कर दूँ तो Q/T1 इज़ लेस दैन Q/T2, और Q/T2 इज़ ग्रेटर दैन Q/T1। तो आपके पास जो चेंज इन एंट्रोपी आ जाएगा, नेट चेंज इन एंट्रोपी जो है वो बेसिकली आपके पास हो जाएगा Q/T2 माइनस Q/T1। तो क्योंकि ये जो है वो इससे बड़ा है तो इसलिए इनका जो चेंज है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मत से हमें ये पता चला कि जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं जिसमें हीट फ्लो करती है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, उस ओवरऑल जो है उस सिस्टम की जो है वो या उस प्रोसेस में जो होता है वो एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज़ करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने देख लिया कि ओवरऑल एंट्रोपी इंक्रीज़ ही की है। अब एक और स्टेटमेंट है हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की, वो स्टेटमेंट क्या है
कि अगर आपके पास किसी सिस्टम के अंदर कोई भी एक नेचुरल प्रोसेस हो रहा है तो वो हमेशा इस डायरेक्शन में नेचुरल प्रोसेस प्रोसीड करने की कोशिश करता है जिस डायरेक्शन में एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज़ करे प्लस द इन्वायरमेंट, एंट्रोपी प्लस द इन्वायरमेंट। मतलब जैसे अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, अगर हम उसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट करें तो हमारी डेली लाइफ में हमेशा हीट फ्लो जो होता है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ही होता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ विदाउट एनी वर्क जो है वो हीट ट्रांसफ़र हो सके। तो बेसिकली जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं उनमें हीट का फ्लो इसी डायरेक्शन में होता है। अभी जैसे हमने देखा कि एक रेजरवायर जिसका टेम्परेचर T1 था उससे दूसरे रेजरवायर टेम्परेचर T2 के ऊपर हीट ट्रांसफ़र हुई, क्योंकि T1 ग्रेटर दैन T2 था। तो आपके पास जब हीट ट्रांसफ़र हुई इसके बाद चेंज इन एंट्रोपी हमने कैलकुलेट किया तो वो पॉजिटिव है। तो वो तो एक नेचुरल फ्लो की डायरेक्शन थी हीट की फ्रॉम T1 ग्रेटर दैन T2। अगर आपके पास है तो T1 पे जो बॉडी है उससे हीट ट्रांसफ़र होगी टू T2। देखो एक नेचुरल प्रोसेस था और इस नेचुरल प्रोसेस में हमारे पास सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज़ की। तो इसका मतलब ये है कि कब कोई भी सिस्टम जब इसके अंदर कोई भी नेचुरल प्रोसेस हो रहा है और हीट फ्लो कर रही है तो वो हमेशा इसी डायरेक्शन में हीट फ्लो करती है जिस डायरेक्शन में जो है वो एंट्रोपी और जो है सिस्टम की और प्लस एनवायरनमेंट जो है वो इंक्रीज़ कर रही हो। तो इसका मतलब ये सिस्टम प्लस एनवायरनमेंट का मतलब यही है कि नॉर्मली हमारा जो सिस्टम है वो एनवायरनमेंट के साथ ही इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो एनवायरनमेंट से कर रहा है, सराउंडिंग से कर रहा है, और अगर वो हीट रिलीज़ कर रहा है तो भी सराउंडिंग में कर रहा है। तो एंट्रोपी दोनों की चेंज हो रही होती है, एक की इंक्रीज़ हो रही होती है, एक की डिक्रीज़ हो रही होती है। लेकिन ओवरऑल चेंज इन एंट्रोपी जो है, जैसे हमने पीछे रेजरवायर वाले केस में देखा, ओवरऑल चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव था, तो इसमें भी इसी तरह होता है कि ओवरऑल चेंज इन एंट्रोपी जो है वो पॉजिटिव ही होता है। तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट ऑल नेचुरल प्रोसेस टेंड टू प्रोसीड टुवर्ड द स्टेट ऑफ ग्रेटर डिसऑर्डर। तो एंट्रोपी को बेसिकली दूसरे केसेस में हम डिसऑर्डर से भी रिलेट करते हैं। एंट्रोपी एंड मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर के दरमियान में रिलेशन है। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर इरिवर्सिबल हीट फ्लो फ्रॉम हॉट, ऑब्वियसली हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ अगर आपके पास हीट गई है तो वो इरिवर्सिबल होगा। आप दोबारा से कोल्ड से हॉट की तरफ विदाउट एनी वर्क नहीं ला सकते। तो उससे क्या होता है कि जब हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट जाती है तो ऑब्वियसली सिस्टम जब हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसके मॉलिक्यूल मूव करना शुरू करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से वो उनका डिसऑर्डर इंक्रीज़ करता है। क्योंकि पहले जो है वो कोल्डर जब होते हैं मॉलिक्यूल तो वो थोड़े से सॉर्टेड होते हैं, थोड़े से उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, उनके अंदर रैंडम मोशन थोड़ी सी कम होती है। लेकिन जो ही मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफ़र होती है तो हॉट होना शुरू होते हैं तो उनका डिसऑर्डर इंक्रीज़ करता है। तो इसका मतलब यह है कि हीट जब बॉडी एब्जॉर्ब करती है तो वो अपने ऑर्डर को लॉस करती है। मतलब अगर उसके अंदर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है या ऑर्डर मोशन है तो वो लूज़ होना शुरू हो जाती है। तो जब भी सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आए अपनी सराउंडिंग के साथ या किसी और बॉडी के साथ जिसका भी टेम्परेचर उसके से कंपैरेटिवली हायर था। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन ऑफ अ हीट टू अ सिस्टम, जब भी आप किसी सिस्टम में हीट को ऐड करेंगे उसके अंदर डिसऑर्डर इंक्रीज़ करेगा। डिसऑर्डर इस वजह से इंक्रीज़ कर रहा है क्योंकि एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ जो है वो सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज़ कर रही है, जिसकी वजह से रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूलर मोशन भी इंक्रीज़ कर रही है। इसी तरह अगर आप फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस देखें, अगर आप गैस को अलाउ करें फ्रीली एक्सपैंड करना तो वो उसमें भी डिसऑर्डर इंक्रीज़ करता है। बिकॉज अगर आप गैस को एक्सपैंड करेंगे तो वो ज़्यादा एरिया में फैल जाएंगी और उसके ज़्यादा रैंडमनेस होगी उनकी पोजीशन के अंदर। और जब वो एक्सपेंशन जब होगी एज़ कम्पेयर टू जैसे जब वो पहले थी वो एक जगह पे थी, कंप्रेस थी, इतनी ज़्यादा एरिया नहीं था जहाँ पे वो इधर उधर मूव कर सके, लेकिन अब वो ज़्यादा रैंडमली ज़्यादा एरिया के अंदर मूव कर सकती हैं तो ज़्यादा डिसऑर्डर आ जाएगा। तो दोनों केसेस जो है आपके पास फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस या फिर आपके पास हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी, दोनों ही एग्जांपल के अंदर हमारे पास एंट्रोपी जो है या डिसऑर्डर जो है वो सिस्टम का इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि सिर्फ वही प्रोसेस जो है वो प्रोबेबल होते हैं, वही प्रोसेस नेचुरली हमारे पास नेचर में होते हैं जिसमें एंट्रोपी ऑफ सिस्टम या तो इंक्रीज़ करे या तो कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो अब जो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं उनके अंदर तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज़ ही करती है। तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम को हम ऐसे भी डिफ़ाइन करते हैं कि कितना डिसऑर्डर आ रहा है सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिफाइन एज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो अगर इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं कि सपोज मिसाल के तौर पे एक बॉक्स है जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ़ रेड एंड ग्रीन बॉल्स है और रेड बॉल्स को हमने अरेंज किया एक साइड पे, ग्रीन बॉल को दूसरी साइड पे अरेंज किया। अगर हम उन्हें शेक करेंगे तो बॉल्स ऑब्वियसली मिक्स हो जाएंगी। तो उस बॉल के जो बॉक्स की स्टेट है वो उस तरह से चेंज हो गई कि आपके पास इनिशियली वो एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में थे, एक तरफ रेड थे एक तरफ ग्रीन था, लेकिन अब वो मिक्स हो गई है तो वो डिसऑर्डर्ड में आ गए।
तो इसी तरह एंट्रोपी भी इंक्रीज़ करती है। इट लाइकवाइज कैन बी प्रूव द डिसऑर्डर इंक्रीज इन द एनर्जी। तो हर नेचुरल प्रोसेस के अंदर जो है वो डिसऑर्डर इंक्रीज़ ही करता है, और हर नेचुरल प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जो है वो इंक्रीज़ ही करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि एंट्रोपी जो है वो आपके पास मतलब हर नेचुरल प्रोसेस में डिसऑर्डर भी इंक्रीज़ कर रहा है और हर नेचुरल प्रोसेस में एंट्रोपी भी इंक्रीज़ कर रही है। तो उसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि एंट्रोपी जो है वो बेसिकली यही है कि आपके पास सिस्टम के अंदर कितना डिसऑर्डर आया। तो ये हमने देखा है कि जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं हमेशा एनर्जी जो है वो यूज़फुल फॉर्म से लेस यूज़फुल फॉर्म में जाने की कोशिश करती है। मतलब ये कि आपके पास जब हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही होती है, डिसऑर्डर इंक्रीज़ कर रहा होता है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज़ कर रही होती है, तो जो हीट फ्लो होता है एक्चुअली उसकी जो डायरेक्शन होती है, जिस भी डायरेक्शन में वो हीट फ्लो हो रहा है, तो वो हमारे पास उस लेस यूज़फुल फॉर्म में चेंज हो रही होती है। जब हीट किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है या एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है, या एनर्जी की हीट की बल्कि नहीं बल्कि हम ओवरऑल एनर्जी की बात करें, तो हमारे पास हर नेचुरल प्रोसेस में एनर्जी हमेशा इस मोर यूज़फुल फॉर्म से लेस यूज़फुल फॉर्म में चेंज होती है। ठीक है, मतलब वो किसी न किसी ऐसी फॉर्म में चेंज हो जाती है जिसको हम दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते किसी यूज़फुल वर्क के लिए। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक हॉट बॉडी है, अगर आप उसे कोल्ड बॉडी के पास रखेंगे तो उस हॉट बॉडी से जो एनर्जी कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होगी, अब वो कोल्ड बॉडी के पास जो एनर्जी चली गई है, जो उसने एब्जॉर्ब कर ली है, उसके बाद उस एनर्जी को हम फर्दर कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। तो वो जब तक हॉट बॉडी में थी शायद हम उससे कोई यूज़फुल वर्क कर सकते हैं, लेकिन अब वो क्योंकि कोल्ड बॉडी के पास चली गया तो अब वो लेस, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम मोर यूज़फुल वर्क ऑफ द फॉर्म ऑफ द एनर्जी से हम उसे लेस यूज़फुल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अगर हम कॉन्टीन्यूसली सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज़ करते जाए और स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज़ जितना करेगा उतना ज़्यादा जो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी है, जो कि यूज़फुल वर्क जिससे हम निकाल सकते हैं, जिससे हम यूज़फुल वर्क कर सकते हैं, वो कम होती जाती है। तो इसे हम कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी जो है वो कॉन्टीन्यूसली डिग्रेड कर रही है फ्रॉम डूइंग यूज़फुल वर्क, मतलब जो हमारे पास यूज़फुल वर्क करने के लिए जो एनर्जी है वो कॉन्टीन्यूसली कम होती जा रही है, और अल्टीमेटली हमारे पास एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स बहुत इंक्रीज़ कर रही है, और एक टाइम आएगा कि जब वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगी। तो उस पॉइंट पे आपके पास यूनिवर्स जो है वो एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर डेंसिटी की स्टेट में आ जाएगी, और उस पॉइंट पे तमाम केमिकल, फिज़िकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है वो रुक जाएंगे। तो क्योंकि उस वक्त जो हमारे पास स्टेट होगी सिस्टम की वो परफेक्ट डिसऑर्डर की होगी, तो मतलब कोई भी एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी जिससे हम कोई यूज़फुल वर्क कर सकें। तो इसको हम कहते हैं कि हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स, मतलब अब जो भी आपके पास एनर्जी की फॉर्म है उसको आप किसी यूज़फुल वर्क में चेंज नहीं कर सकते। तो अब हीट डेथ हो चुकी है, मतलब हीट जो है ना उसकी डेथ हो गई है ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स की जो हीट है उसकी डेथ हो गई है, मतलब वो ख़त्म हो गई है। तो बेसिकली आपने एग्जांपल 10.7 में ये है कि व्हाट इज़ द चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द 30 ग्राम ऑफ वाटर। 30 ग्राम ऑफ वाटर है, उसका टेम्परेचर बताया हुआ है जब वो आइस में चेंज होगा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब अगर आपके पास वो इसको कहते हैं फ्यूजन का प्रोसेस होता है, इसमें आपके पास जो वाटर है वो 0 डिग्री टेम्परेचर सेम रहता है, लेकिन ये कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो चला जाता है, तो वो जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो हम उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको गिवन है, मास ऑफ आइस गिवन है, टेम्परेचर इनिशियल गिवन है। तो ओबियसली वो टेम्परेचर एब्सोल्यूट था उस पॉइंट, क्योंकि वो स्टेट पे है जब उसका जितनी भी हीट वो रिलीज़ कर रहा है वो सारी उसके मालिक्यूल को करीब, मतलब उस सबसे उसके मालिक्यूल करीब आ रहे हैं, ओवरऑल उनका टेम्परेचर जो है वो सेम रह रहा है। ठीक है, तो चेंज इन एंट्रोपी जो होता है वो डेल्टा क्यू बाई टी होता है। टी हमें गिवन है, उसको हम केल्विन में चेंज कर देंगे, इसलिए 0 से तो हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते। और चेंज इन हीट जो है, या हीट जो एब्जॉर्ब है वो ऑब्वियसली आपके पास किसके बराबर होगी, MHF का मतलब ये होता है कि M जो है वो मास है और H जो है वो लेटेंट हीट है। बेसिकली आपके पास H जो है वो आपके पास उसका जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है उसका जो फार्मूला है वो है जूल पर किलोग्राम। तो मतलब ये कि अगर आप उसको मास के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी। मतलब ये कि जूल पर केजी है ना, तो अगर आप उसे मास इन केजी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जूल मतलब एनर्जी आ जाएगी। तो मास से और आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी आ जाएगी, या हीट आ जाएगी जो वो रिलीज़ कर रहा है ड्यूरिंग फ्रीजिंग।
तो यहाँ से आपके पास चेंज इन एंट्रोपी आ गया। तो आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने 10.3 असाइनमेंट करनी है। फाइंड द चेंज एंट्रोपी ऑफ दिस ऑफ लेड व्हेन इट्स मेल्ट एट दिस, कि इस टेम्परेचर पे जब मेल्ट होता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उसका मास इतना है। लेड जब मेल्ट होता है तो उसकी एंट्रोपी में कितना चेंज आता है। उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको गिवन है। ओके, फ्यूजन दोनों तरीके से हो सकती है आपके पास, चाहे वो आपके पास वाटर से आइस में चेंज हो रहा है, या फिर वो आपके पास एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में जा रहा होता है। ठीक है, तो अब अगर आपके पास यही हीट जो कि हमारे पास, आप जब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको गिवन है, आप चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। ऑब्वियसली उससे पहले आप हीट भी तो कैलकुलेट करेंगे ना, कि कितनी हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा टू गेट मेल्ट। ठीक है, तो आपके पास अगर वही हीट जो है, अगर यूज़ करके आप वो हीट अगर आप सिल्वर को दें, जितनी हीट लेड ने एब्जॉर्ब की है उतनी हीट अगर आप सिल्वर को दें, तो विच इज़ ऑलरेडी एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट गिवन है इतना, तो उसकी एंट्रोपी के अंदर कितना चेंज आएगा। तो ये जैसे अगर आपको आंसर से पता चल रहा है कि आपके पास जो लेड की एंट्रोपी में ज़्यादा चेंज आ रहा है एज़ कम्पेयर टू द चेंज एंट्रोपी ऑफ द सिल्वर, इसका मतलब ये है कि सिल्वर, वो हीट जो है वो सिल्वर के अंदर कम डिसऑर्डर प्रोड्यूस करेगी एज़ कम्पेयर टू द डिसऑर्डर जो कि उसने लेड के अंदर प्रोड्यूस किया था। तो बेसिकली यहाँ से हमारा आज का ये वाला चैप्टर ख़त्म हो गया है। आपका एक तो क्विज़ ये है कि आपने ये असाइनमेंट करनी है, और प्लस आपका जो क्विज़ है वो ये है कि आपने बताना है कि किस तरीके से जो है वो एंट्रोपी जो है वो रिलेट करी है टू द डिसऑर्डर। ठीक है, तो आपके 2 क्वेश्चंस हैं और इन दोनों क्वेश्चंस के आपने आंसर्स करने हैं। थैंक यू।